ओके, तो सर्किल जो टॉपिक है वो बेसिकली क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, ठीक है। और क्लास 10th में जो बेसिकली कंसंट्रेशन है वो टेंजेंट के ऊपर है, और क्लास 9th में जो कंसंट्रेशन है सर्किल में वो बेसिकली एरिया और आपके पेरीमीटर और कॉर्ड एंड सेक्टर इसके ऊपर है। तो कुछ कंसेप्ट मैं आज बताऊंगा आपको, कुछ कंसेप्ट इंशाल्लाह कल बताऊंगा, फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो भी मैं दूंगा और करवाऊंगा भी। ओके, तो इसको हम शुरुआत से कर लेते हैं। सर्किल बेसिकली होता क्या है? तो डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये बेसिकली क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स है सब। सर्किल जो गोल बना हुआ है ये, इसी को हम सर्किल बोलते हैं। ये छोटे छोटे क्या है बच्चों, पॉइंट्स हैं, और बिल्कुल करीब करीब इनके बीच, इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 मीटर्स का है, ठीक है। प्लेन में है, सबसे बड़ी बात है ये सर्किल कहां पर होता है, प्लेन में होता है, ठीक है। यानी कि हर पॉइंट सेम प्लेन में होगा। दैट आर ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर, इसका एक सेंटर होगा, वहां से फिक्स डिस्टेंस होगा हर पॉइंट का। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको हमने नाम कह दिया सेंटर। बात समझ में आई? वहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये फिक्स होगा। ओके, सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ए यूनिक पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंटायर सरकमफ्रेंस। ये बेसिकली ये जो पार्ट है गोल वाला, इसी को हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। बात समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है बच्चों? सरकमफ्रेंस को हम पॉलीगन्स के अंदर पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ, ये गोल वाली पूरी जो लेंथ है ना, ये पेरीफरी जो है, ये गोल बाउंड्री जो है, इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और इसको हम पॉलीगन में पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट से ये सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आप सब जानते हैं पहले से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, दैट इज रेडियस। इस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने की कोई सी भी एक सीधी लाइन, यानी कि लाइन सेगमेंट, ठीक है। बिकॉज ये टर्मिनेट हो रही है लाइन, इसलिए लाइन सेगमेंट बोलेंगे। रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल और स्फीयर टू द सरकमफ्रेंस और बाउंडिंग सरफेस। यानी ये वाली जो ये जो गोल वाली लाइन है, ये जो गोल वाली बाउंड्री है, इसी को बाउंडिंग सरफेस कहा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई। रेडियाई बेसिकली क्या होता है, RADII, ये बेसिकली रेडियस की प्लूरल है, ठीक है। अगर एक रेडियस होगा, एक लाइन होगा, एक लाइन सेगमेंट होगी तो हम रेडियस बोलेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो हम रेडियाई बोलेंगे। इन ए सर्किल, तो कितने रेडियस हो सकते हैं सर्किल के अंदर? इनफाइनाइट हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए रेडियस, दिस इज ऑल्सो ए रेडियस, दिस इज ऑल्सो ए रेडियस, ठीक है। कितने रेडियस बना सकते हैं हम? इनफाइनाइट। बनाएंगे तो हम फाइनाइट ही, जाहिर से जब हाथ से बनाएंगे तो हम कुछ ही बना पाएंगे, लेकिन कितने कितने हम विजुअलाइज कर सकते हैं, कितने हम सोच सकते हैं, कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे होंगे। Now let us talk about the value of circumference or the formula of circumference. Circumference is the perimeter of a circle. Circumference इसका पेरीमीटर होता है, ये जो गोल वाली लाइन है, गोल वाली जो बाउंड्री है, इसकी टोटल लेंथ बेसिकली सरकमफ्रेंस कहलाती है। बात समझ में आ रही है? इसकी टोटल लेंथ क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस। इसको अगर हम C से डिनोट करते हैं, C से, तो ये किसके बराबर होगी? 2 पाई r के बराबर होगी। किसके बराबर हो जाएगी? 2 पाई r के बराबर हो जाएगी, वेयर r इज द रेडियस। ये हम सब जानते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी भूल जाते हैं ये फॉर्मूला इम्तिहान के अंदर, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। 2 इंटू पाई इंटू आर, बिकॉज रेडियस का और
वो सॉरी सरकमफ्रेंस का और एरिया के फॉर्मूले में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, और पाई की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 3.14159। आमतौर से पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम पुट करते हैं, इट इज इक्वल टू 22.7, सॉरी 22/7, एंड ऑल दीज वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। क्यों अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं? क्योंकि ये जो पाई है ये बेसिकली इर्रेशनल नंबर है। क्या नंबर, कौन सा नंबर है ये? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये रिपीट भी नहीं करता और टर्मिनेट भी नहीं होता, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है या तो हम 3.14 रख देंगे, ये डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल किस तरीके का है, बात समझ में? न्यूमेरिकल किस तरीके का है, या हम क्या रखेंगे, या हम 22/7 रखेंगे, बात समझ में? ये दोनों ही अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को यूज करके आंसर जरूर आएगा हमारे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। Yes, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि सपोज ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस, तो आप क्या चीज रखिए, आप ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूले में पाई ये रखिए, तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर रखिए, 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, कितना है बच्चों, 7 7 से कट जाएगा तो आंसर आप 44 सेंटीमीटर निकालिए। और अगर आपसे कहा कि रेडियस इज इक्वल टू 1/3.14 है, तो आप पाई की वैल्यू क्या रखिए, फिर आप रखिए 3.14। तो अब दूसरे वाले केस में सर्कमफ्रेंस कैसे जाएगी, 2 इंटू 3.14 इंटू 1/3.14, ये कैंसिल हो गया, सर्कमफ्रेंस आ गई 2 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल, बात समझ में आ गई? तो ये आपको तजुर्बे से बात पता लगेगी कि आप किस वक्त कौन सी वैल्यू को आप यूज करेंगे पाई की। पाई की ये दोनों वैल्यूज ही इर्रेशनल हैं, दोनों वैल्यूज ही अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, इसलिए आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही आएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज एरिया ऑफ ए सर्किल। हाँ हर्ष बोलो, क्या बात है? सर मेरा ये क्वेश्चन है, सर्कल के अंदर रेडियस इनफाइनाइट होती है और सर डायमीटर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। हाँ, डायमीटर भी इनफाइनाइट हो, अभी आएगी बात। एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया किसके बराबर होता है, एरिया यानी कि ये जो सर्किल ने जिसको एनक्लोज कर रखा है, ये वाला जो एरिया है, ये जो एनक्लोज कर रखा है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोल देते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ये कितना होगा सर्किल का, बात समझ में आ रही है? ये सर्किल का ये वाला एरिया जो इस बाउंड्री में इनक्लोज कर रखा है, तो ये किसके बराबर होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, बात समझ में आई? पाई इंटू आर स्क्वायर, बस इतना होगा एरिया। तो पाई को किससे मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इससे जब हम मल्टीप्लाई कर दें, बेटा सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे, ठीक है, माइक बंद रखेंगे, माइक सिर्फ इसीलिए ओपन कर सकते हैं आप जब आपको कुछ मुझसे कुछ कहना। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्किल, ओके, बात समझ में आ गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर वो लाइन सेगमेंट है जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर टच करेगा, यानी अपने टर्मिनेटिंग पॉइंट पर टच करेगा, लेकिन पास सेंटर से होगा। कहां से पास होगा? सेंटर से होगा हमेशा। कोई भी डायामीटर सर्किल का ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटर से पास ना हो, ठीक है। कितने डायामीटर बना सकते हैं? वी कैन हैव, सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायामीटर, लेकिन वो सारे के सारे कहां से पास होंगे? वो सारे के सारे सेंटर से पास होंगे। नाउ अगर सेंटर से सर्किल का डायामीटर पास हो रहा है, तो एक बात जो गौर करने वाली है वो क्या है कि सेंटर से इधर भी और सेंटर से इधर भी, ये दोनों बेसिकली दो बेसिकली रेडियस है, एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए लाइन सेगमेंट है, तो स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट। जब लाइन सेगमेंट है तो यानी डायमीटर की जो वैल्यू है, अगर इसको स्मॉल डी से हम कहें तो इट विल बी इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 2r, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। तो अब जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर 2 बातें याद रखिएगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस किसके बराबर थी? सरकमफ्रेंस बराबर थी 2πr के बराबर। तो हम अगर डायमीटर की टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे?
पाई इंटू डी। बात समझ में आई? तो ये दोनों फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एरिया। हाउ डू वी फाइंड एरिया? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। व्हेन वी यूज diameter in place of radius, then what will be the formula of area? तो पाई आर की जगह सॉरी आर की जगह आप क्या रख दीजिए, आर की जगह 2r रख दीजिए। बात सॉरी, अगर डायमीटर रखना है तो क्या 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 करेंगे, पाई इंटू, मैं दोबारा लिखने, पाई इंटू डी बाई 2 रख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो व्हेन यू आर यूजिंग डायमीटर टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल, then you have to divide the total quantity by 4 in order to get the correct value of the area of the circle। बात समझ में आ रही है? तो या तो आप पाई आर स्क्वायर रखिए या पाई बाई 4, या तो आप क्या रखिए, पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर रखिए, या लिखिए पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये दोनों ही फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे जब हम मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे, सर्किल के या स्फेयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो याद रखिएगा ना, what is the definition of a diameter, though it is very less important as far as your entrance is concerned. Line segment having both ends on the circumference and passing through the center, सेंटर से पास होना चाहिए और जो circumference है उसके ऊपर वो line segment आने चाहिए। Its length is twice of radius. There are infinite number of a circle. There are infinite diameters in a circle. तो कितने डायमीटर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि दो डायमीटर्स पैरेलल हो किसी सर्कल में? नो सर। नो सर। ऐसा क्यों, दो डायमीटर पैरेलल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करे थ्रू द सेंटर। दो, इसका जवाब ये है कि दो डायमीटर जब भी ड्रॉ किए जाएंगे सर्किल के अंदर, उनका ओरिएंटेशन सेम नहीं रहेगा कभी भी। ठीक है, उनका कभी भी क्या चीज सेम नहीं रहेगा, ओरिएंटेशन। सपोज दिस इज डायमीटर 1 d1, ओके। अगर दूसरा कोई डायमीटर हम ड्रॉ करें तो जाहिर सी बात है हम इन दो पॉइंट्स को यूज नहीं करेंगे, एक इस पॉइंट को यूज नहीं करेंगे और एक इस पॉइंट को यूज नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इनके अलावा कोई दूसरा पॉइंट यूज करेंगे, यहां से ऐसे यूज करेंगे, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनके बीच में एक एंगल आ जाएगा, सपोज इट इज थीटा। तो ये थीटा आने की वजह से क्या होगा, जो डायमीटर्स हैं उनके डायरेक्शंस अलग अलग हो जाएंगे। दो पैरेलल लाइन के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 0 होगी या कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आई? किसी सर्किल में पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है बच्चों, कि दो पैरेलल लाइन कभी भी किसी पॉइंट पर टच नहीं करती, किसी एक पॉइंट पर टच नहीं करती, है ना। जब भी हम लीनियर पेयर ऑफ टू, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की बात करते हैं, तो होता क्या है, वहां पर हमें एक सॉल्यूशन लेना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी होती है। तो वो यही पॉइंट तो होता है। ये पॉइंट जिनमें नहीं आता तो हम वहां पर क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। यानी वो लाइंस कभी भी मीट ही नहीं कर रही किसी जगह पर। तो दो लाइन सेगमेंट अगर किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यूनिकली एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो वो कभी भी पैरेलल ही नहीं हो सकते। तो याद रखिएगा, दो डायमीटर कभी भी पैरेलल हो ही नहीं सकते। एक सर्किल के, सेम सर्किल के दो डायमीटर्स कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वाड, सेगमेंट, सेक्टर एंड आर्क। तो पहले आर्क की बात कर लेते हैं। आर्क क्या होता है? आर्क क्या होता है, आमतौर से एक पार्ट सर्किल का, तो ये लाल वाली लाइन नजर आ रही है जो मैं चला रहा हूं पेन से, यस सर, ओके। तो ऐसा पार्ट, इसको बोलते हैं बच्चों आर्क। बात समझ में आई? तो जो सरकमफ्रेंस है उसका छोटा या बड़ा कुछ पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। बात समझ में आई? अब ये आर्क है तो इसके साथ क्या कोई और चीज भी जुड़ी हुई है? यस, और चीज भी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? इस आर्क का कुछ एंगल भी होता है। ठीक है, इस आर्क का कुछ एंगल भी होता है।
तो इसके दोनों एंड पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर से, ये बेसिकली आर्क का एंगल होगा। अब इस आर्क की लेंथ भी पता करनी होती है कभी कभी हमें। सपोज द लेंथ ऑफ द आर्क इज एल, तो ये एल जो बेसिकली आर्क की लेंथ है, ये बेसिकली सरकमफ्रेंस पर है, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है। क्या बात समझ में आती है? और वो पार्ट डिपेंड कर रहा है थीटा पर। तो एल डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा पर ये एल की वैल्यू डिपेंड करती है। इस एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों? इस एल की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2 पाई आर, यानी कि ये पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस पर ही बना हुआ हो। जिस टाइम ये 2 पाई आर होगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मिनिमम वैल्यू हो सकती है आपकी 0। ये कब होगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। तो कोई पर्टिकुलर लेंथ, आर्क की लेंथ कितनी हो सकती है, तो ये बेसिकली हम कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इफ थीटा इज गिवन इन डिग्रीज। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का। ये सब आप नोट करते जाएंगे, ये बात याद रखिए, लेंथ ऑफ आर्क का। नोट कर रहे हैं आप लोग? कॉपी पेन लेकर बैठे हैं या नहीं? यस सर। हाँ, तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है वो बच्चों क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस। ये बेसिकली क्या चीज है? ये जो चीज है ये बेसिकली क्या चीज है? सरकमफ्रेंस है। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू कैपिटल सी, दैट इज सरकमफ्रेंस। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ द आर्क। क्या समझ में आ गई बात? नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। ओके, इसको मिटा दूं? यस सर। आर्क की बात हो गई। अब हम कॉर्ड की बात कर लेते हैं। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड क्या होती है? कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल पर, सर्किल की सरकमफ्रेंस पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रहा है। बात समझ में आई? तो उसको हम बोलेंगे कॉर्ड। कॉर्ड के लिए ये शर्त लाजिम नहीं है कि वो सेंटर से भी पास हो। इट मे नॉट पासिंग थ्रू सेंटर। बात समझ में? इट मे और इट मे नॉट। तो सेंटर से पास हो या ना हो, अगर कोई लाइन सेगमेंट ऐसा है जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रहा है, वहीं वो टर्मिनेट भी हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कितनी कॉर्ड हो सकती है एक सर्किल के अंदर? इनफाइनाइट हो सकती है। कितनी कॉर्ड हो सकती है बच्चों? इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है। सेम लेंथ की भी इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है, लेकिन किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर एक ही कॉर्ड होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। कॉर्ड क्या करता है? कॉर्ड सेगमेंट क्रिएट करता है। क्या चीज क्रिएट करता है? सेगमेंट। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, कॉर्ड क्रिएट्स सेगमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेगमेंट क्या होता है? ध्यान से देखिएगा कि एक ये पार्ट में इसने बांट दिया सर्किल को। एक तो ये पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? और आपके एक ये ब्लू वाली लाइन जो मैं बना रहा हूं, एक ये वाला पार्ट हो गया। ओके, इट मे डिवाइड द सर्किल इन टू डिफरेंट एरिया पार्ट ऑफ ए सर्किल। बात समझ में आई? तो ये बेसिकली सेगमेंट्स हैं। ये क्या चीज है? ये सेगमेंट। क्या चीज है? सेगमेंट। और ये क्या चीज है? इट इज ऑल्सो ए सेगमेंट। ये दो अलग अलग सेगमेंट है। ये बड़ा दिख रहा है तो इसको हम बोल देंगे मेजर, और ये छोटा दिख रहा है तो इसको हम बोल देंगे माइनर। दैट इज अनदर थिंग। लेकिन तो अलग अलग एरिया में, दो अलग अलग पार्ट में कॉर्ड सर्किल को बांट देता है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इनका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर इनका एरिया निकालना हो इन दो अलग अलग पार्ट्स का, तो हम उस वक्त क्या करेंगे? यहां पे मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा चीजों को ताकि क्लियर हो चीजें। ठीक है,
उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम ये ऐसे करके कॉर्ड का एंगल बनाएंगे। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर आपको आर्क मिल रहा है इधर वाला, माइनर आर्क मिल रहा है, ये जो मिल रहा है आपको, ये बेसिकली क्या मिल रहा है, माइनर आर्क, माइनर आर्क मिल रहा है, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, एंगल निकालें, इसका क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, या एंगल आपको पता होना चाहिए। एंगल पता नहीं है तो कॉर्ड की लेंथ और रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे उसके अंदर। अब ये थीटा अगर आपको पता है तो आप अब देखिए ये चीज क्या बन चुकी है, ये चीज क्या बन चुकी है, ये सेक्टर बन चुकी है। क्या चीज बन चुकी है, सेक्टर बन चुकी है। तो सेक्टर का कैसे एरिया निकालते हैं, वो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया की बात अभी हमने करी नहीं है, अभी जब सेक्टर पर आएंगे तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो अगर हम सेक्टर का एरिया निकाल दें, फिर उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, तो आपको ये माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो वंस यू हैव माइनर सेगमेंट एरिया, माइनर सेगमेंट एरिया, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगी। माइनर सेगमेंट का एरिया आपको पता चल गया, आपको एरिया ऑफ फुल सर्किल भी पता है, तो एरिया ऑफ सर्किल ही लिखूंगा मैं। एरिया ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं आप, अभी फार्मूला बताया, कौन सा फार्मूला बताया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई? एरिया ऑफ सर्किल पता चल गया, माइनर सेगमेंट का एरिया इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यू विल बी हैविंग मेजर सेगमेंट एरिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? अभी न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो बात समझ में आएगी। ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है वो कैसे निकाला, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकलेगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने पहले भी निकाला होगा, और अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस वक्त उसके अंदर हम देखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम जरा सा सेक्टर देख लेते हैं। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इंपॉर्टेंट चीज है, कई चैप्टर्स के अंदर इसको हम यूज करते हैं। तो सेक्टर देखते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, सेक्टर के। बेसिकली सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है, कोई भी दो डिफरेंट रेडियाई बनाए इसके अंदर। क्या बनाए, कोई भी दो डिफरेंट रेडियस बनाए। सपोज एक ये बनाया और एक ये बनाया, मेरी बात समझ में आई? कोई भी दो रेडियस बनाए हम, दिस इज सपोज आर एंड इट इज ऑल्सो आर, तो इसका एक पर्टिकुलर एंगल भी होगा। यही बेसिकली जो पार्ट बन गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, आपके सेक्टर। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर। और सेक्टर खाली यही नहीं होगा, बल्कि ये वाला जो एरिया, ये जो ऊपर वाला जो बच गया एरिया, ठीक है, ये जो बच गया, ये भी बेसिकली सेक्टर है। दिस इज ऑल्सो ए सेक्टर, ठीक है, ये भी सेक्टर है। दोनों दिखने में अलग अलग है। ये थोड़ा सा छोटा है तो इसको हम बोल देंगे माइनर, और ये बड़ा दिख रहा है तो इसको हम बोल देंगे मेजर, ठीक है। तो मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। नाउ a very important part of this particular topic, that is sector, is area of sector. What is area of sector? सेक्टर का एरिया किसके बराबर होता है? ये डिपेंड करेगा इस थीटा की वैल्यू पर, डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू पर या आर्क की वैल्यू पर। तो समटाइम्स इन न्यूमेरिकल arc length is given to you and radius is given to you, then what they ask the area of the sector। तो वो उस टाइम हम निकालेंगे जब प्रॉब्लम आएंगी सामने। अगर थीटा पता है आपको, थीटा की वैल्यू पता है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए इस थीटा की वैल्यू की जरूरत है। ये थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 360 डिग्री। इस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0। जब ये 360 होगा तो ये पूरा सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पूरा सर्किल बन जाएगा। जब पूरा सर्किल बन जाएगा तो एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। और जब 0 डिग्री होगा तो एरिया किसके बराबर बनेगा बच्चों, तो एरिया बराबर बनेगा 0। मेरी बात समझ में आई? तो थीटा की वैल्यू 0 होगी तो एरिया 0 आएगा। थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होगी तो एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा। यानी कि एरिया ऑफ ए सेक्टर हैविंग एंगल थीटा विल बी इक्वल टू थीटा बाई 360। इस रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे
इफ थीटा इज गिवन इन डिग्रीज एंड, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया से, पाई आर स्क्वायर। बात समझ में? तो ये बेसिकली किस चीज का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, इसको सब लोग याद कर लेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। कौन से सेक्टर का एरिया निकलेगा, ये वाला, ये जिसका थीटा पता है। क्या मेरी बात समझ में? अगर इसका एरिया निकालना है, इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया में से आप क्या करेंगे, मैंने कैपिटल आर लिख दिया, सॉरी, पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया में से आप क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, माइनर वाले को, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। ये आपका एरिया किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, किसका हो जाएगा, मेजर सेक्टर। आई होप सब लोग लिख रहे हैं ना सब लोग? यस। ओके, आगे बढ़े। सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, कॉर्ड हो गया। हाँ, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट बताना रह गई, अभी उसको कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग इसको क्या करिए, आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें, मिट गया। नाउ हमने कॉर्ड की बात करी थी, किसकी बात करी थी, कॉर्ड की बात करी थी। तो याद रखिए, वो कॉर्ड जो सेंटर से पास हो, वो कॉर्ड जो सेंटर से पास हो, उसको हम बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे, डायामीटर। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, longest chord in a circle is diameter। इसको सब लोग याद रखेंगे, सब लोगों को पता भी होगा, ठीक है। हेलो, वालेकुम जी। बेटा मैं क्लास ले रहा हूं अभी, आपको अभी बात करूंगा आपसे कुछ देर बाद, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं, अरे हो भी यहाँ पे यस सर, यस सर, सर है। हाँ ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है सर्किल की, वो बेसिकली डायमीटर के बराबर होती है। तो डायमीटर से बड़ी कोई कॉर्ड नहीं हो सकती सर्किल के। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, या एटलीस्ट ये थ्योरम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। मैं भी जब क्वेश्चन पेपर बनाता हूं तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर रखता हूं इस थ्योरम के ऊपर। ये 9th क्लास की थ्योरम है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। कौन सी क्लास की, 9th क्लास की थ्योरम है, 10th की नहीं। लेकिन ये 9th में पढ़ने के बाद आपसे पूछी जा सकती है 10th में भी। बात समझ में आई? 10th में भी क्या थ्योरम क्या है, जरा इसको पढ़ लेते। क्या कह रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। इसका मतलब आर्क कब बनेगा भाई, आर्क बना देना सर्किल का, इस सर्किल पे आर्क बना दे। सपोज यहां से लेकर और यहां तक आर्क बना दिया हमने, ठीक है, दिख रहा है, ये रेड होना शुरू हो गया होगा, यस सर, ठीक है। अब इसका एंगल कौन सा होगा, आर्क का एंगल कौन सा होगा बच्चों, आर्क का एंगल, ये आर्क के जो एंड पॉइंट है इनको मिला दीजिए, तो ये वाला एंगल होगा। ये एंगल सपोज थीटा है, कह रहे हैं ये एंगल डबल होता है उस एंगल के जो कि इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पर बनाया जाए। यानी ये तो बेसिकली आर्क है, दिस इज आर्क, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा, ये होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कौन सा होगा, रिमेनिंग पार्ट। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए, सपोज वो पॉइंट ये वाला है, और यहां से इस आर्क पे दोबारा कोई एंगल बना है, तो याद रखिए ये एंगल कितना होगा, ये थीटा बाई 2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट चूज कर लेते हैं, दूसरे कलर से चूज कर लेते हैं।
ब्लू से चूज कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज ग्रीन से चूज कर लेते हैं। एक दूसरा पॉइंट कर लीजिए। तो एक खास बात और भी है, अगर सेम आर्क से एंगल लेंगे तो ये हमेशा बराबर भी आएंगे, ये π/2 वो θ/2 ही आएगा हमेशा। अगर ये थीटा यहाँ पर 60 डिग्री था तो ये हमेशा 30 आएगा, ये भी 30 आएगा। कोई दूसरा पॉइंट चूज कर लें, यहां पर चूज कर लें सपोज ये वाला एंगल बना दे, तो ये भी बेसिकली क्या आएगा, θ/2 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक यहां पर चूज कर ले, इस जगह पर चूज कर ले, ये भी कितना आएगा, θ/2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर हो गई ये थ्योरम? ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ये वही थ्योरम है। अब इसको प्रूफ करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये स्किल्स भी जरूरी है आपको प्रूफ करने वाली। यानी ये वाला जो पूरा एंगल, ये एंगल, ठीक है, इट इज थीटा। हमको क्या प्रूफ करना है, ये θ/2 है, यही तो प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब सही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर एंगल को मैं बोल दूं अल्फा, और इस पर्टिकुलर एंगल को मैं बोल दूं बीटा। तो ये पूरा एंगल किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस यस। अच्छा ध्यान से सुनिए, इस एंगल को मैं बोल दूं थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा या नहीं? क्योंकि देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अल्फा किसके बराबर होगा बच्चों, अल्फा बराबर होगा 2 थीटा के, क्योंकि ये बेसिकली अल्फा जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। किस एंगल, किस ट्राइंगल का, ए ओ और बी का, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है अल्फा। तो अल्फा 2 थीटा के बराबर होगा या नहीं? यस यस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर नहीं भाई कोई सर, ट्राइंगल अगर हम compromise। बनाए, कोई ट्राइंगल बनाए, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल सपोज अल्फा, और ये भी थीटा है, ये सपोज थीटा, ये θ1 है, ये θ2 है, तो अल्फा किसके बराबर होता है, θ1 प्लस θ2 के बराबर होता है या नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। तो वही तो लिखा है ना मैंने। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ पे बेसिकली दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आइसोसेलेस। ठीक है, इसको मिटा दूं चीजों को ताकि चीजें समझ में आए। तो मैं कौन सी चीजें मिटाऊंगा, ये मिटाऊंगा, ये मिटाऊंगा। ओके, अब मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा बीटा पर। किस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा? बीटा पर। तो अगर इसको मैं फाई मान लूं, इस एंगल को, तो ये भी बच्चों फाई होगा एंगल या नहीं? 1 मिनट से कम बचा है, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे जैसे ही खत्म होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो बीटा किसके बराबर हो गया? बीटा बराबर हो गया 2 फाई के। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस फाई। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, तो थीटा प्लस फाई यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का हाफ हो गया या नहीं? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हमने अभी थ्योरम क्या पढ़ी बच्चों, कि ये पर्टिकुलर एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल पीछे की तरफ जो एंगल होगा ये बेसिकली θ/2 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पर्टिकुलर केस में ये एंगल 180 डिग्री है। यहीं से ये बात प्रूव होती है। एक दूसरी थ्योरम भी प्रूव होती है। वो क्या प्रूव होती है? 180 डिग्री कब होगा? जब ये पर्टिकुलर लाइन यानी PQ जो है वो क्या चीज हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो डायमीटर के अपोजिट जो एंगल बनेगा यानी ये वाला, वो बेसिकली कितना होगा? 90 डिग्री होगा, आधा होगा, 180 का आधा होगा। जब डायमीटर है तो ये एंगल 180 होगा और ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बात क्लियर हो गई?
यस सर। ठीक है। यस सर। और ये कब कब ठीक होगी, सपोज करिए आर्क हमने इतना बड़ा ले लिया, 180 डिग्री से भी ज्यादा का ले लिया, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो है, ये अगर थीटा है तो इस पर्टिकुलर केस में भी ये θ/2 होगा। तो बात क्लियर हो गई। 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा वो एंगल। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, जो कि बेसिकली 10th क्लास का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझिए। जो थ्योरम, पहली थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट होता क्या है, एक ऐसी लाइन जो सर्किल पर सिर्फ किसी एक पॉइंट पर ही मीट करे, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके ऊपर एमसीक्यू भी बन जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक लाइन, ऐसी लाइन जो सर्किल से सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच हो। इसका मतलब क्या है कि एक सर्किल है जो बेसिकली टच हो रहा है एक पॉइंट पर। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, फिर टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। थ्योरम 10.1 क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ये चीज बहुत जगह यूज होगी, ये बात याद रखिएगा। Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, अगर यहां पर एक रेडियस बना दें तो ये रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाएगा यहां पर। ये बात याद रखिए। बात समझ में आ गई। तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब भी रेडियस बनेगा तो वो रेडियस हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करेंगे बहुत सी बार। आगे बढ़ते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, ओनली वन। कितने बन सकते हैं, ओनली वन। किसी एक सर्किल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो आंसर है इनफाइनाइट। कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट। क्योंकि एक पॉइंट ये है, यहां पर भी एक टेंजेंट बन जाएगा। एक पॉइंट ये है, यहां पर भी एक टेंजेंट बन जाएगा। एक पॉइंट ये है, यहां पर भी एक टेंजेंट बन जाएगा। सो चूजिंग डिफरेंट पॉइंट्स वी विल बी हैविंग many tangents or infinite tangents if we are having infinite points of a circle. ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। अब एक और खास बात समझ लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, यहां पे पहुंचते हैं। अभी एक्सरसाइज हम बाद में देखेंगे। अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है, अगर कोई पॉइंट सर्किल के इनसाइड है, तो उससे कितने टेंजेंट बनेंगे, 0। कितने बनेंगे, 0। अगर कोई पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो वहां पर कितने टेंजेंट बनेंगे, 1। कितने बनेंगे, 1। और कोई सर्किल के बाहर है, एक्सटर्नल है, तो वहां से कितने कितने टेंजेंट बनेंगे बच्चों, वहां से 2 बनेंगे। इस पर्टिकुलर केस में आप ये बात और समझ लीजिए कि ये टेंजेंट का वो पार्ट जो बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक हो। सपोज इट इज ए, दूसरा वाला पार्ट भी ए ही होगा। बात समझ में आ रही है, दूसरा वाला पार्ट भी क्या होगा, ए ही होगा। 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर, T1 एंड T2। T1 and T2 are 2 different point of contact for 2 different tangents from a single external point P। तो ये जो बेसिकली टुकड़े होंगे इन टेंजेंट के, इन टेंजेंट का पार्ट होगा, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई। अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नल है तो वहां से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सर्किल पर। बात समझ में आ गई। ये थ्योरम भी ये थ्योरम आपकी 10th क्लास की थ्योरम है। ठीक है, पीछे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन, मैं पहले देख लूं कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव, यहां पर हम लिखेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं बताया गया हमें। fill in the blank, a tangent to a circle intersects it in a tangent 1 point. a tangent to a circle intersect
भाई क्या हो रहा है? हाँ, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इन, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा टेंजेंट? यहां पर देखिए ये One. ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, यानी कि आपको बेसिकली क्या दे रखी है, अथॉरिटी दे रखी है कि आप 1 लिखिए तो एस को हटा लीजिए, और 1 से ज्यादा लिखिए तो एस को आप इंक्लूड कर लीजिए। तो पॉइंट पढ़िए या इसको पॉइंट्स पढ़िए, तो इसका आंसर खैर 1 ही आने वाला है, तो हम पॉइंट पढ़ेंगे इसको। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। भाई खड़बड़ मत करो, मतलब अगर बोलना है तो बोलो जरूर, लेकिन खड़बड़ नहीं करो, ठीक है? तो ध्यान से समझिए, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड। सपोज एक सर्कल बना दिया, कोई लाइन ऐसी होगी कि पास करके चली गई, पास करके चली गई कहां पर? सर्कल पर। 2 डिफरेंट, एक यहां पर पॉइंट लगा दिया, एक यहां पर। बात समझ में आई? तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है? ना तो ये टेंजेंट है ना ये कॉर्ड। हाँ बेसिकली इसका एक पार्ट कॉर्ड जरूर है, यहां से लेकर यहां तक वाला जो पार्ट है ये वाला, ये बेसिकली कॉर्ड जरूर है, बट क्योंकि ये एक लाइन है, ये एंड नहीं हो रही है सर्किल पर, इसलिए इसको सेकंड बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बात समझ में आई? ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं सर्किल के अंदर? बात को समझने की जरूरत है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, देखिए ध्यान से। सर्किल बना दिया, ओके। अगर मैं एक पॉइंट ये चूज करूं तो दूसरा पैरेलल टेंजेंट डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा, यानी बेसिकली इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाएं तो ये बेसिकली सेंटर से पास हो रहा होगा। दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2 सपोज। तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये बेसिकली क्या चीज है? टेंजेंट है, एंड दीज आर पैरेलल, ठीक है? तो अगर ऐसी सूरत है तो आंसर यहां पर हम क्या लिखें? आंसर इसका 2 ही लिखना चाहिए, तो 2। ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। हालांकि अगर हम पॉइंट बदल दें, एक पॉइंट ये ले रहे, ठीक है, तो इसके लिए फिर एक दूसरी पेयर ये वाली मिल जाएगी, तो इस तरह से तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह की इसकी लैंग्वेज है वो क्या लिखेंगे? ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अलबत्ता ये स्टेटमेंट है अभी भी कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा। आंसर इसका यही लिखा है बुक्स में, चाहे जहां आप तलाश करेंगे, अदरवाइज आप जो है वो इनफाइनाइट भी लिखेंगे इसका आंसर, अगर ये एक्सप्लेन करेंगे कि हम डिफरेंट पॉइंट यूज कर रहे हैं। बात समझ में? नाउ लेट अस मूव ऑन टू पार्ट 4। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, यानी कि एक बेसिकली सर्किल है जहां पर ये पॉइंट टच कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए देखो यहां पर ये यूज भी किया है, ये कहां पर यूज किया है? ये डेफिनेशन में यूज, ये जहां पर टेंजेंट बनाया था वही होगा। कहां बनाया था? हाँ यहां पर देखो, यहां पर ये लिखा भी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है? तो आंसर वहां पर क्या लिखा जाएगा बच्चों? यहां पर क्या लिखा जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कहां के क्वेश्चन है, कोई बता सकता है मुझे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। Question number 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets the line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 length PQ। एक सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वहां पर हमने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये O है और आपके ये P है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये Q, ये 12 है। तो PQ आपसे पूछिए, क्या पूछिए? PQ पूछिए, ये पूछिए। तो याद रखिए ये 90 डिग्री होता है। अभी हमने पढ़ी थी बात, टेंजेंट से जब भी रेडियस, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब भी रेडियस बनाया जाता है तो वो 90 डिग्री होगा। राइट ट्राइंगल बन चुका है ये, तो PQ will be equal to 12 square minus 5 square, it is equal to 144 minus 25, it is equal to 119 का अंडर रूट। तो आंसर दे रखा है क्लियरली, इट इज D।
ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. ये हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते. Theorem 10.2, the length of a tangent drawn from external point to a circle are equal. तो ये बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट है, ये मैंने अभी बताया भी था. यहां से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया जो क्यू पर टच कर रहा है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया जो आर पर टच कर रहा है. दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ क्या करना है? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. द प्रूफ इज वेरी सिंपल. क्या करिए, इस पी से आप क्यू भी, इस पी से ओ तक मिला दीजिए, इस ओ से क्यू को मिला दीजिए, इस ओ से आर को मिला दीजिए. नाउ यू विल बी एंडेड अप विद हैविंग टू ट्रायंगल्स. ओके, ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा. समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है. यस सर. ये एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा. समझ में आ रही है बात या नहीं? ये साइड कैसी है? ये साइड कॉमन है. ये कितना है? ये आर है, ये आर है. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे हो गए? दोनों के दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए. कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए. अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गई. बस इतना सा प्रूफ है. अगर आपको बोर्ड में करना है तो ऐसे करिए, अदरवाइज आपको तो यूज करना है. यूज क्या यूज करना है बच्चों? ध्यान से समझ लीजिए. आपको यूज ये करना है, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के, ये लाइन सेगमेंट, ये दोनों बराबर होते हैं. पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते कुछ और है. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके थ्योरम है, इसको याद रखिएगा. इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसका प्रूफ अभी नहीं करा रहा मैं आपको, आप सीधे से बात को समझ लीजिए ये क्या क्या रहे. ठीक है, ध्यान से समझिए. अब इंपॉर्टेंट चीज यार, the angle between the chord and the tangent is equal to the angle made by the chord in the alternate segment. क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझिए. ये बताइए मुझे आप कि क्या ये टेंजेंट है या नहीं? यस सर. ये टेंजेंट है. बात समझ में आई? और क्या ये कॉर्ड है या नहीं? यस सर. तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का ये वाला एंगल इस कॉर्ड पर सबटेंडेड यानी ये वाला इस एंगल के बराबर होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कौन से दो एंगल बराबर होंगे? ध्यान से समझ लीजिए. एंगल BCE विल बी इक्वल टू एंगल CAB. हमेशा होगा. ये बात याद रखिएगा. जिस कॉर्ड से और टेंजेंट से मिलकर एंगल बनेगा, ये कोई एक्सटर्नल एंगल नहीं है. ये बात याद रखिएगा. ये वाला एंगल कोई एक्सटर्नल एंगल नहीं है ट्रायंगल का. ये वाला एंगल टेंजेंट से और कॉर्ड से मिलके बन रहा है. तो इस कॉर्ड के ऊपर कोई सा भी एंगल बनाइए. ये बनाइए, देखिए ये वाला बनाइए, दूसरा बनाइए. ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला भी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई? और देखिए ये अब मैं ये चीजें थोड़ी सी डिलीट कर रहा हूं, मिटा रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए. ये ग्रीन बन रहा है सब, आप देख लीजिएगा. ध्यान से देखिए. अब इस वाले एंगल को देखिए. अब इस वाले एंगल को देखिए. ये क्या पेन का चला गया? हाँ ये. अब इस वाले एंगल को देखिए, इस वाले एंगल को देखिए. ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये भी तो एक कॉर्ड है. AC भी तो एक कॉर्ड है. बात समझ में आ रही है? AC क्या चीज है बच्चों? यस सर. हाँ, AC भी एक कॉर्ड है. AC क्या चीज है? एक कॉर्ड. तो इस कॉर्ड से कोई सा भी एंगल बनाइए, यानी ये एंगल, ये वाला एंगल, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यस सर. इस बात को हमेशा याद रखिएगा. अगली स्लाइड पे चल रहा है. इस बात को हमेशा याद रखिएगा. इफ यू आर हैविंग ए सर्किल, ठीक है, और आप क्या करें, आप इसमें कुछ पार्ट क्या करें, आप कॉर्ड का कट कर लें, वो सॉरी आर्क कट कर लें. बात समझ में आई? कुछ पार्ट का आर्क कट कर लें, इसका सेंटर हो. तो इस आर्क पर जितने भी एंगल बनेंगे, इस आर्क पर जितने भी एंगल बने, यानी ये
यानी ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटर से लेना देना नहीं है इसका कुछ। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आर्क सेम है तो उसका एंगल सेंटर से भी और उसका एंगल पीछे से भी, सेंटर से तो एक ही बनेगा, सेंटर का तो पॉइंट ही एक है, ये वाला तो पॉइंट ही एक है। बात समझ में आई? ये एंगल कितना होगा? ये वाला, ये होगा 2 थीटा। ये कितना होगा? 2 थीटा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार यूज होगा ये। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी 2-3 बातें और बतानी रह गई हैं। इतना सारा मैं एक साथ कैसे बताता, कल बताऊंगा, और फिर कुछ इसके कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आपको। ठीक है, इसके क्वेश्चंस इंटरनेट पर भी बहुत सारे अवेलेबल है, तो मैं उसमें से छांट के वो क्वेश्चंस जो कि आपके इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, ठीक है, वो भेजूंगा। कुछ हमारे किताब में भी क्वेश्चन है और कुछ मटेरियल अलग भी रखा है मेरे पास क्वेश्चंस का, तो वो सब निकालना पड़ेगा सर्किल वाला। ठीक है, तो वो जब मैं भेजूंगा, मैं जितने भी क्वेश्चंस भेज रहा हूं, ये क्वेश्चंस बहुत चुनकर भेजता हूं आपको, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं अनाप शनाप इकट्ठे किए और भेज दिए, मतलब ये और अपना फर्ज पूरा कर दिया, वो वाली बात नहीं है। मैं बहुत ही केयरफुली वॉच कर क्वेश्चंस को, खास तौर से ये जो पार्ट है सर्किल का, ट्रायंगल का, हाँ उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो मिस्टेक को हम दूर कर देते हैं। जैसे बायोलॉजी के जो हमारी किताब का कुछ पार्ट है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चंस में मिस्टेक है, उसको हम जो है वो वक्तन फवक्तन बताते भी रहते हैं, स्टूडेंट भी मार्क करते